हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। So friends, in the last class what we are discussing? So in the last class we are discussing section 5 of SRA. हम अपनी पिछली क्लास में सेक्शन 5 ऑफ SRA के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 5 क्या है? सेक्शन 5 is talking about recovery of possession of immovable property. As we already discussed in our earlier class, in our last class, that सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो है सारे के, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो है सारे के, ये दोनों कंसर्न है किसके रिगार्डिंग? इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। सो बोथ दिस सेक्शंस आर कंसर्न्ड अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दोनों सेक्शन जो है हमारे, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, ये दोनों हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कंसर्न्ड है। और ये बात करते हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन के बारे में, जैसा कि हम अपनी अर्लियर क्लासेस में, अपनी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रिकवरी ऑफ पोजेशन। अब देखिएगा सेक्शन 5 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 5 में क्या होता है? तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग हम जो है अपनी किसी प्रॉपर्टी पे अपना पोजेशन वापस ले सकते हैं, अपना पोजेशन रीइंस्टेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो सेक्शन 5 के लिए हमने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। सेक्शन 5 के लिए, सेक्शन 5 का जो सूट है, सेक्शन 5 का जो मुकदमा है, वो दो तरीके से पड़ता है। फर्स्ट सूट फॉर रिकवरी of possession of an immovable property under section 5 read with article 65 of limitation act। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है सेक्शन 5 के अंदर सूट फाइल करने का। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखना, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में केवल और केवल हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हमारे सेक्शन 7 और 8 SRA के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 रेड विद, अंडर सेक्शन 5, ये SRA का सेक्शन है, अंडर सेक्शन 5 ऑफ SRA रेड विद आर्टिकल 64 of limitation act। So friends, अब मान लीजिए अगर आपको आपके मकान से किसी ने पोजेशन से निकाल दिया, मतलब आपको आपके मकान में पोजेशन से किसी ने डिस्पोजेस कर दिया, आपको उस मकान से बाहर निकाल दिया, तो अब आप उस मकान का, अपने मकान का या फिर अपनी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन को वापस कैसे ले सकते हैं? तो उसके रिगार्डिंग हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक स्पेसिफिक रिलीफ दे रखा है, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और सेक्शन 5 हमसे कहता है, एक बार हम सेक्शन 5 भी देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 5 हमारा जो है SRA का, ये है हमारे SRA का सेक्शन 5। हमारे SRA का सेक्शन 5 क्या कहता है? A person entitled to the possession of a specific immovable property may recover it in the manner provided by the CPC। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो पर्सन एक प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है, कौन सी प्रॉपर्टी?
स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस प्रॉपर्टी पर अपने पोजीशन के लिए सूट फाइल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पता ही नहीं है फिर भी मैं जो है सूट फाइल कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी जो है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना जो है कब्जा, अपना जो है पोजीशन वापस ले सकते हैं सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन 5 में भी दो चीजें हैं हमारी। सेक्शन 5 में एक सूट होता है हमारा सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, और दूसरा जो सूट होता है हमारा वो होता है सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 ऑफ सारे रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो हमारा ये जो प्रोविजन है सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन अंडर सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, इसमें हमको टाइटल प्रूव करना पड़ता है। मतलब दिस सूट इज बेस्ड ऑन टाइटल, बेस्ड ऑन टाइटल, और हमने ये अपनी लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करके रखा है। और ये जो हमारा सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट वाला सूट है, ये इसमें हमें टाइटल एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। नॉट बेस्ड अपॉन टाइटल, नॉट बेस्ड ऑन टाइटल, मतलब ये हमारा टाइटल पे बेस्ड नहीं होता है। कोर्ट इसमें टाइटल नहीं देखता है। अब टाइटल क्या होता है उसके रिगार्डिंग भी हम अपनी पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं, सो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे जो है पिछले लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासेस में समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि इसके रिगार्डिंग तो हम अपनी लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं अंडर सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 की सूट किसके, मतलब टाइटल का बेसिस क्या होगा। तो देखिए, जब कभी भी हम किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन क्लेम कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं सेक्शन 5 के अंदर। अभी हम सेक्शन 5 की बात कर रहे हैं सिंपल। तो सेक्शन 5 में हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप उसका पोजेशन जो है कोर्ट में अपना टाइटल प्रूव करके ले लो, या फिर आप जो है अपना टाइटल ना प्रूव करके रादर आप जो है अपना सेटल्ड पोजीशन प्रूव करके ले लो। सेटल्ड पोजीशन, सेटल्ड पोजीशन प्रूव करके ले लो। अब ये सेटल्ड पोजीशन क्या होता है इसके रिगार्डिंग भी हम पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में ये वाला तो पढ़ लिया था, आज हम ये वाला पढ़ने वाले हैं। बस उससे पहले मैं आपको एक बार इसका जो है रिवीजन, क्विक रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब देखिएगा, एक मिनट में इसको इरेज कर दूं। सो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं डेट हम सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन जो है अपने सेक्शन 5 में दो तरीके से फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 5 में कैसे कैसे, एक कर सकते हैं सेक्शन 5 SRA रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लेकिन आप लोग एग्जाम में इसको पूरा ही लिख के आएंगे। ठीक है, सेक्शन 5 ऑफ SRA रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो हम दो तरह से सूट फाइल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आर्टिकल 65 जो है सूट अंडर सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 जो है, ये जो होता है ये सूट बेस्ड होता है टाइटल पर, बेस्ड ऑन टाइटल, बेस्ड ऑन टाइटल, बेस्ड ऑन टाइटल। मतलब यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको सिंपल ये करना है कि हमको अपना टाइटल प्रूव करना है, और जिसका बेटर टाइटल होगा प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, प्रॉपर्टी पर पोजीशन उसका हो जाएगा। सो सपोज दैट हमारे पास दो पर्सन है, एक हो गया हमारे पास रामू काका, एक मिनट फ्रेंड्स। सो सपोज दैट दिस इज अ हाउस एंड दिस हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर रामू काका। ये हाउस जो है रामू काका का है। ठीक है, रामू काका का जब ये मकान है तो रामू काका क्या है इसके, रामू काका इसके ओनर हैं।
सो रामू काका के पास है इसकी ओनरशिप, रामू काका हैं इसके ओनर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मकान जो है ये रामू काका का है और रामू काका हैं इसके ओनर, और रामू काका ने जो ये मकान परचेस किया था वो किसी घनश्याम से परचेस किया था। ठीक है, अब रामू काका ने, अभी हम ये वाला देख रहे हैं बेस्ड ऑन टाइटल वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको 1 मिनट इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और 1 मिनट में दोबारा ही बना देता हूँ इस चार्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। 1 मिनट देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ SRA के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो सपोज दैट दिस इज अ हाउस एंड दिस हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर रामू काका। ये रामू काका का 1 मिनट क्या हो जाता है, ये जो मकान है ये हमारे रामू काका का मकान है। रामू काका क्या है इसके, रामू काका हैं इसके ओनर, और इनके पास जो टाइटल है वो क्या है, इनके पास टाइटल है ओनरशिप का टाइटल, मतलब ये क्या है, इस मकान के मालिक हैं। सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास, इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, दैट व्हाट इज टाइटल। सो टाइटल इज अ लीगल कैपेसिटी। टाइटल क्या है, title is a legal capacity of a party with respect to the subject matter of a सूट, की आपका उस प्रॉपर्टी के साथ में क्या रिलेशन है। सो मेरा इस प्रॉपर्टी के साथ में क्या रिलेशन है। सो रामू काका का इस प्रॉपर्टी के साथ में क्या रिलेशन है, तो रामू काका इस प्रॉपर्टी के हैं ओनर, एंड देयरफॉर द टाइटल ऑफ रामू काका रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी इज ओनरशिप टाइटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये जो मकान जो था ये रामू काका ने परचेस किया था किसी घनश्याम से, घनश्याम से रामू काका ने इस मकान को परचेस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब होता क्या है, रामू काका जो है इसमें आराम से रह रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ दिन बाद एक आते हैं, एक हरीराम भाई साहब आते हैं, हरीराम। अब ये हरीराम क्या करते हैं, रामू काका को धक्का मार के, धक्के दे दे के घर से बाहर निकाल देते हैं और रामू काका को इनके मकान से डिस्पोजेस कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको इस मकान से डिस्पोजेस कर देते हैं, इनको इस मकान के कब्जे से बाहर निकाल देते हैं। कब्जा मतलब समझते हैं आप, मतलब रामू काका उस मकान में रह रहे थे और उनको उस मकान से डिस्पोजेस कर दिया, किसने, हरीराम ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब रामू काका ऐसे केस में क्या करेंगे, अब रामू काका उस प्रॉपर्टी के ओनर है, तो रामू काका ऐसे केस में क्या करेंगे, अब उससे लड़ेंगे या फिर उसके रिगार्डिंग जो सिविल सूट फाइल करेंगे। तो रामू काका ऐसे केस में हरिराम के अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे, सिविल सूट फाइल करेंगे। और सिविल सूट कहाँ फाइल करेंगे, तो रामू काका हरिराम के अगेंस्ट सिविल सूट जो है, सिविल सूट जो है रिकवरी फॉर पोजेशन के लिए, रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 में फाइल कर सकते हैं। दूसरा, सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में भी फाइल कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर सपोज डेट रामू काका ने सूट फाइल किया इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर रामू काका को अपना टाइटल प्रूव करना पड़ेगा। अब टाइटल कैसे प्रूव करना पड़ेगा, सपोज डेट देखिए, जब कभी भी हम सिविल कोर्ट में एक सूट डालते हैं तो उसको जो हम इनिशिएट करते हैं वो इनिशिएट करते हैं प्लेंट के अकॉर्डिंग। तो सपोज अब रामू काका ने क्या है, एक सूट डाला कोर्ट में, किसके अगेंस्ट, हरिराम के अगेंस्ट। और हरिराम के अगेंस्ट जो है इन्होंने कोर्ट में सूट जो डाला है वो डाला है अंडर सेक्शन 5 SRA रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, मतलब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है एक सूट डाला है। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, जब इन्होंने ये सूट डाला है तो देखिएगा
हमने जैसा कि बात करी, ये जो सूट होता है सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 वाला, ये टाइटल के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे आपको टाइटल प्रूव करना मस्ट होता है, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा। सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 में आपको टाइटल प्रूव करना ही करना होता है। तो अब इन्होंने जब ये सूट डाला, अब ठीक है, अब इन्होंने ये प्रिंट डाल दी। अब हरिराम क्या करेंगे, हरिराम अपना रिटन स्टेटमेंट इसमें देंगे। ये सब हम सीपीसी में डिस्कस करेंगे। तो अब जब इन्होंने सूट डाला है, प्रिंट से इन्होंने अपना सूट इनिशिएट किया है, तो अब कोर्ट इनसे क्या कहेगा, कोर्ट इनसे क्या पूछेगा कि भाई रामू काका, आप एक बात बताइए, आप इस प्रॉपर्टी का पोजेशन क्यों लेना चाहते हैं। हालांकि ये सब बातें ये जो है प्रैक्टिकली जो है प्लेंट में लिखी जाती है, लेकिन हम अगर आम आदमी की भाषा में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इन द लैंग्वेज ऑफ लेमन, तो आप ही बताइए कोर्ट रामू काका से क्या पूछेगा कि भाई आपका इस प्रॉपर्टी से क्या संबंध है। भाई आपको कब्जा से निकाल दिया, आपका इस प्रॉपर्टी से क्या संबंध है। तो रामू काका कहेंगे क्या कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं। सो जब मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, तो मेरे पास है इस प्रॉपर्टी का ओनरशिप टाइटल। सो अब कोर्ट बोलेगी भाई कैसे मैं मान लूं आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। तो अब रामू काका क्या करेंगे, तो रामू काका जो है यहाँ पर अपनी इस प्रॉपर्टी का टाइटल प्रूव करेंगे। अब ये टाइटल कैसे प्रूव करेंगे, अब रामू काका जो है, रामू काका ने किससे प्रॉपर्टी परचेज करी थी, तो रामू काका ने घनश्याम से प्रॉपर्टी परचेज करी थी, घनश्याम से। तो रामू काका यहाँ पे क्या करेंगे, तो रामू काका यहाँ पर जो है अपनी सेल डीड जो इन्होंने घनश्याम से जो है परचेज किया था, वो वाला बैनामा सेल डीड जो है कोर्ट के सामने पेश करेंगे कि साहब देखिए, मैंने घनश्याम से इस मकान को परचेज किया था सो एंड सो डेट को, और जो है मैं इसके कब्जे में था, मैं इसके पोजेशन में था, लेकिन हरी राम ने मुझे फोर्सफुली मेरे ऊपर फोर्स यूज करके मुझे जो है इस प्रॉपर्टी के पोजेशन से निकाल दिया है, जबकि हरी राम का इस प्रॉपर्टी पर कोई भी टाइटल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो है इन्होंने तो अपना टाइटल इसके अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इन्होंने तो अपना टाइटल जो है इसके अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया। अब क्या करते हैं, हरिराम अपनी डब्ल्यूएस में डिफेंस लेते हैं, रिटन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिफेंस लेते हैं। और हरिराम क्या कहते हैं कि साहब ठीक है, इन्होंने जो है घनश्याम से परचेस किया था, इनके पास बैनामा भी है, ये इसके मालिक भी थे, लेकिन इन्होंने परसों मतलब 2 दिन पहले ही मुझे ये मकान बेच दिया है। ठीक है, इन्होंने मुझे ये मकान बेच दिया है। अब कोर्ट इनसे क्या कहेगी कि ठीक है, जब इन्होंने तुम्हें मकान बेच दिया तो फिर दिखाओ, उसका एविडेंस दिखाओ, क्या एविडेंस है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर जो है इनके पास, हरिराम के पास कोई एविडेंस नहीं होगा। तो जब एविडेंस नहीं होगा तो क्या होगा, ये अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाए। रादर क्या हुआ, रामू काका ने अपना जो है टाइटल प्रूव कर दिया। देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू, देयरफॉर द कोर्ट डिसाइडेड दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मिस्टर रामू काका। और कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि रामू काका को इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में रीइंस्टेट किया जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए। इसमें जो होता है, ये जो हमारा आर्टिकल 65 वाला जो सूट होता है, इसमें हमको टाइटल जो है प्रूव करना मस्ट होता है। टाइटल मतलब कि मेरी क्या लीगल कैपेसिटी उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, मेरा क्या उस प्रॉपर्टी से रिलेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग सब समझ गए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। तो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल सेक्शन 5 एसआरए रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो ये तो हमने कर लिया। अब दूसरी तरह से हम सूट कैसे फाइल कर सकते हैं, तो दूसरी तरह से हम सूट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब एक बार मैं आपको जरा इससे रिलेटेड जो है, आपको जो है मैं आपको एक बार जो है आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट की तरफ लेके चलता हूं, आप एक बार उसको भी देख लीजिए। देखिए
देखिए ये है हमारा लिमिटेशन एक्ट और ये है हमारा आर्टिकल 65। आर्टिकल 65। अब देखिए आर्टिकल 65 क्या कह रहा है, सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे भी इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी है, तो मतलब ये जो हमारा प्रोविजन है ये से केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन के रिगार्डिंग ही कंसर्न्ड है। तो क्या कह रहे हैं, सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन बेस्ड ऑन टाइटल। तो टाइटल मतलब क्या, यहाँ पर टाइटल प्रूव करना मैंडेटरी है, यहाँ पर टाइटल प्रूव करना मस्ट है। साथ ही साथ इन्होंने जो है इसके सूट की लिमिटेशन दे रखी है और ये लिमिटेशन कब से काउंट होगी तो वो भी इन्होंने इसके रिगार्डिंग भी बात करके रखी है और ये हमने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करके रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझ आ गया। तो चलिए चलते हैं, अब ये हमारा हो चुका है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ। suit for recovery of possession, suit for recovery of possession, suit for recovery of possession of immovable property, immovable property, immovable property under section 5 read with under section 5 of SRE read with article 64 of limitation act। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिएगा, इसको आप लिख लीजिए जरा, मैं इरेज करूंगा इसको। अब देखिएगा फ्रेंड्स, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 ऑफ SRA read with आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब 65 वाला तो हमने पढ़ लिया, उसमें क्या होता है, उसमें टाइटल प्रूव करना मस्ट होता है और यहाँ पर टाइटल। अब देखिए आर्टिकल, इस प्रोविजन में जब हम सूट फाइल करते हैं तो हमको टाइटल प्रूव करना जरूरी नहीं होता है, टाइटल प्रूव करना हमें नेसेसरी नहीं होता है, रादर इसके अकॉर्डिंग हमको प्रूव करना जरूरी होता है डेट वी आर इन द सेटल्ड पोजेशन। मतलब जिस समय रामू काका को हरि राम ने उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया था, उस टाइम पे रामू काका उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में थे। अब जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, फॉर एग्जांपल अब देखिएगा, दिस इज अ हाउस एंड दिस हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर रामू काका। ये हाउस जो है रामू काका का है मकान, ठीक है। अब रामू काका का ये मकान है और इसके ये जो मकान है इस पर जो कब्जा है वो भी रामू काका का है, रामू काका इसमें रह रहे हैं, ठीक है। अब रामू काका को होता क्या है कि एक दिन क्या है, एक दिन हरिराम भाई साहब जो है इनको इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी के कब्जे से बाहर निकाल देते हैं। तो अब फिर क्या करते हैं रामू काका, अब क्या करेंगे रामू काका, तो रामू काका सिंपल वही करेंगे, रामू काका जो है अंडर सेक्शन 5 ऑफ SRA रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में एक सूट फाइल करेंगे। ये 65 में भी कर सकते हैं और 64 में भी कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है 65 में और 64 में, 65 में ये करेंगे तो इनको टाइटल प्रूव करना पड़ेगा, 64 में ये करेंगे तो इनको टाइटल प्रूव नहीं करना पड़ेगा, रादर इनको बस ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस टाइम पर मुझे ये हरिनाम ने कब्जे से बाहर निकाला था उस टाइम पर मैं इस प्रॉपर्टी के पोजीशन में था, मैं सेटल्ड पोजीशन में था प्रॉपर्टी के, मैं उस प्रॉपर्टी के सेटल्ड पोजीशन में था और इन्होंने मुझे फोर्सफुली जो है उस प्रॉपर्टी से जो है डिस्पोजेस किया है। तो सेटल्ड पोजेशन प्लस डिस्पोजेशन, so settled possession plus dispossession is the cause of action। so यहाँ पे cause of action इनका क्या हो गया, यहाँ पे cause of action हो गया इनका settled possession। मतलब अब कोर्ट क्या देखेगी, यहाँ पे
अब यहाँ पे कोर्ट ये देखेगी, अब यहाँ पे कोर्ट देखिए टाइटल के रिगार्डिंग कंसर्न नहीं होगी कि ये मकान किसका है किसका नहीं है, रादर कोर्ट यहाँ पे कंसर्न होगी किसके रिगार्डिंग कि भाई जिस टाइम पर रामू काका को मकान से निकाला गया था उस टाइम पर इस मकान के पोजीशन में कौन था, किसके पास इस मकान का पोजीशन था। तो रामू काका को यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि इस उस टाइम पर जो है मैं इस मकान के पोजीशन में था और मेरे पास इस मकान का पोजीशन था, मेरे पास इस मकान का कब्जा था और हरिराम ने मुझे फोर्सफुली निकाला है और मैं जो है सेटल्ड पोजीशन में था। अब सेटल्ड पोजीशन भी प्रूव करना, वो हम बात करेंगे अभी। मैं इस मकान के पोजीशन में था, ठीक है फ्रेंड्स। और जहां ये हरिराम ये रामू काका जो है इस चीज को प्रूव कर देंगे कि भाई मकान में डिस्पोजेशन से पहले किसका पोजीशन था, उसी टाइम पर जो है प्रॉपर्टी कोर्ट क्या कर देगी, कोर्ट रामू काका को उस प्रॉपर्टी की पोजीशन के रिगार्डिंग रीइंस्टेट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 64 वाले सूट में हम केवल और केवल सेटल्ड पोजीशन देखते हैं, सेटल्ड पोजीशन कि मतलब उस प्रॉपर्टी पर डिस्पोजेशन करने से पहले, डिस्पोजेस होने से पहले कब्जा किसका था। अब सेटल्ड पोजीशन क्या होता है, सेटल्ड पोजीशन क्या होता है, सेटल्ड पोजीशन, एक मिनट, सेटल्ड पोजीशन क्या होता है। सो सेटल्ड पोजीशन का ये मतलब होता है कि मैं एक लॉन्ग टाइम से उस प्रॉपर्टी में रह रहा हूं, मैं उस प्रॉपर्टी में स्टे कर रखा हूं, एक लॉन्ग टाइम से, काफी टाइम से मेरे पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है, साथ ही साथ मेरी फैमिली भी वहां रहती है और मेरे नेबर्स से भी दोस्ती हो रखी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है एक लंबे समय से उस प्रॉपर्टी में बने हुए हैं और आपका उस प्रॉपर्टी से रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है। तो रिलेशन कैसा स्टेब्लिश हो रहा है, रिलेशन हमारा स्टेब्लिश हो रहा है सेटल्ड पोजीशन, मतलब सेटल्ड मतलब मैं अच्छे से सेटल्ड हूँ, मैं काफी लंबे टाइम से जो है उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में सेटल्ड हूँ, इसी को हम सेटल्ड पोजीशन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी को किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन से बाहर कर दिया जाता है, डिस्पोजेस कर दिया जाता है, तो उसके पास एसआरए के अंदर क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो उसके पास एसआरए के अंदर सेक्शन 5 में रेमेडी अवेलेबल है। So he or she can file a suit under section 5 of SRA, या तो read with article 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कर सकता है, लिमिटेशन एक्ट, या फिर रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट फाइल कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर वो रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट फाइल करेगा तो उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर टाइटल प्रूव करना पड़ेगा, टाइटल प्रूव करना पड़ेगा। और उसका कॉज ऑफ एक्शन कैसा होगा, तो उसका कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर बनता है टाइटल, मतलब मेरे पास इस प्रॉपर्टी का टाइटल है। अब टाइटल कैसा भी हो सकता है, वेदर इट इज अ ओनरशिप टाइटल और अ पोजेसिटी टाइटल, जो हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी का टाइटल है, साथ ही साथ मेरा उस टाइटल पे डिनायल किया है किसने, डिफेंडेंट ने, और मुझे उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया है, सो डिस्पोजेशन, ठीक है। तो ये हमारा इसके रिगार्डिंग क्या होगा, कॉज ऑफ एक्शन होगा। और यहाँ पर हमारा मैटर इन इशू क्या होगा, मैटर इन इशू क्या होगा हमारा, सो यहाँ पर हमारा मैटर इन इशू होगा ओनरशिप, मतलब हम क्यों, हमारे पास क्या टाइटल है, हमारे पास ओनरशिप है या फिर पजेसरी टाइटल है हमारे पास, टाइटल, ठीक है फ्रेंड्स। और अब अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 64 के रिगार्डिंग, तो इसमें हमें क्या क्या प्रूव करना होगा, ये सूट जो है किसके बेसिस पे होता है, सो ये दिस सूट इज बेस्ड ऑन
सेटल्ड पोजीशन, सेटल्ड, हमें यहाँ पे सेटल्ड पोजीशन अपनी जो है प्रूव करनी होगी, हमें यहाँ पर अपनी सेटल्ड पोजीशन प्रूव करनी होगी। और इसमें हमको अपना टाइटल प्रूव नहीं कर रहा होगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके रिगार्डिंग हमारा कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, तो इसके रिगार्डिंग हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन होगा वो होगा हमारा कॉज ऑफ एक्शन सेटल्ड पोजीशन, सेटल्ड पोजीशन प्लस डिस्पोजेशन, डिस्पोजेशन मतलब मैं उस प्रॉपर्टी में, मेरा सेटल्ड पोजीशन था, मैं काफी लंबे समय से उस प्रॉपर्टी में रह रहा था और आज मुझे हरिराम ने जो है उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया, उस प्रॉपर्टी से मुझे कब्जे से बाहर निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा यहाँ पर मैटर इन इशू क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे जो मैटर इन इशू होगा वो होगा हमारा सेटल्ड पोजीशन। क्या प्रूव कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं सेटल्ड पोजीशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये सब लिख लीजिए जरा। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा, हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कैसे कैसे फाइल कर सकते हैं, तो हम फाइल कर सकते हैं सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 5 में भी दो चीजें हमें दे रखी हैं, एक आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग, एक आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग। 65 के अकॉर्डिंग हमको टाइटल प्रूव करना मैंडेटरी होता है, जबकि आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग हमको टाइटल प्रूव करना जरूरी नहीं होता है। रादर हमको केवल और केवल ये प्रूव करना जरूरी होता है कोर्ट में कि मैं उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हम बात करें आर्टिकल 64 वाले केस, अगर हम आर्टिकल 64 वाले सूट की बात करें, तो यहाँ पर जब भी प्लेंट फाइल करेगा ना प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ अपनी प्लेंट में जो है टाइटल का जिक्र नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बार, लेकिन अगर एक बार डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में टाइटल का जिक्र कर दिया, तो फिर ये जो हमारा सूट होता है, ये हमारा सूट नॉर्मल सूट की तरह, नॉर्मल सूट में ये जो है चेंज हो जाएगा। मतलब फिर जो है प्लेंटिफ को भी अपना टाइटल प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर जब भी प्लेंट अपनी प्लेंटिफ डालेगा तो प्लेंटिफ उसमें टाइटल का जिक्र नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बार डब्ल्यूएस में डिफेंडेंट ने, डिफेंडेंट कौन होता है, प्लेंटिफ कौन होता है, आप लोगों को पता है? डिफेंडेंट वो होता है जिसके अगेंस्ट सूट डाला जाता है, जिसके अगेंस्ट रिलीफ क्लेम किया जाता है, और प्लेंटिफ वो होता है जो सूट डालता है, जो मुकदमा दायर करता है। ठीक है, who files a suit, who files suit। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए जरा हम एक बार आर्टिकल 64 भी देख लेते हैं, एक बार आर्टिकल 64 भी देख लेते हैं।
एक मिनट में इसको इरेज कर दूं। देखिएगा ये तो हमारा आर्टिकल 65 है। आर्टिकल 65 हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 65 हमारा क्या कहता है? सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सूट फॉर पोजेशन ऑफ, सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट। अब ये जो एनी इंटरेस्ट है ना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया हमारा पजेशरी टाइटल से, इसका रिलेशन हो गया हमारा पजेशरी टाइटल से। मतलब प्रॉपर्टी में हमारा कोई भी इंटरेस्ट हो, चाहे वो पजेशरी टाइटल हो, चाहे वो हमारा ओनरशिप टाइटल, ठीक है, ये दोनों के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। देयर इन बेस्ड ऑन टाइटल, मतलब उसमें टाइटल पर बेस्ड होना चाहिए, वो जो सूट है हमारा टाइटल पर बेस्ड होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने 12 साल की लिमिटेशन दे रखी है। ये 12 साल की लिमिटेशन कब से काउंट होगी? व्हेन द पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट बिकम्स एडवर्स, मतलब जिस दिन आपको उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया था, उस दिन से आपकी जो है ये लिमिटेशन जो है काउंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन आपको डिस्पोजेस किया था और जिसने आपको डिस्पोजेस किया था वो आपकी एडवर्स पोजीशन में हो गया, मतलब आपकी मर्जी के खिलाफ वो आपके मकान में पोजीशन में बना हुआ है, तो उस दिन से आपका ये 12 साल काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर हम बात करें आर्टिकल 64 की, देखिए आर्टिकल 64 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 64 कहता है सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन, मतलब प्रीवियस पोजेशन, बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन। सो हियर द वर्ड they are using is previous possession means settled possession. Here they are not talking about any title, यहाँ पर ये टाइटल की बात नहीं कर रहे हैं, रादर ये बात कर रहे हैं प्रीवियस पोजेशन की, और प्रीवियस पोजेशन का मतलब हो गया सेटल्ड पोजेशन। ठीक है फ्रेंड्स। एंड नॉट ऑन टाइटल, देख लीजिए यहाँ पे क्लियरली ये कह रहे हैं नॉट ऑन टाइटल, मतलब यहाँ पर टाइटल प्रूव करना, टाइटल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। व्हेन द प्लेंटिव वाइल इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन डिस्पोजेस्ड। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन एंड नॉट ऑन टाइटल, प्रीवियस सेटल पोजीशन के बेसिस पे, टाइटल के बेसिस पर नहीं, केवल और केवल सेटल पोजीशन के बेसिस पर आप हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी ऑफ पोजीशन के रिगार्डिंग सूट फाइल कर रहे हैं। ठीक है। इसका भी जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है वो 12 साल होता है, और ये कब से काउंट होता है? ये उस डेट से काउंट होता है जिस दिन आपको डिस्पोजेस किया था, डिस्पोजेस किया था। जबकि हमारे आर्टिकल 65 का जो लिमिटेशन है वो कहां से काउंट होगा? जिस दिन से आपकी पोजेशन एडवर्स हुई। अब ये एडवर्स पोजेशन क्या होता है उसके बारे में भी हम अभी आने वाली क्लासेस में जो है, अभी आने वाली कुछ टाइम में जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या कह रहे हैं? व्हेन द पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट बिकम्स एडवर्स टू द प्लेंटिफ, जिस दिन एडवर्स होगी उस दिन से ये 12 साल काउंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझ में आ गया, सेक्शन 5 आपको समझ में आ गया। यहां खत्म हो जाता है हमारा सेक्शन 5 ऑफ एसआरए। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 5 ऑफ एसआरए हमारा खत्म हो जाता है। फिर भी हम एक बार सेक्शन 5 को और अच्छे से देख लेते हैं। सेक्शन 5 हमारा एसआरए का, एक बार हम इसकी बेयर एक्ट वाली रीडिंग कर लेते हैं, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अ पर्सन, क्या कह रहे हैं? अ पर्सन, और जब ये यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है सिटीजन भी हो सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो सकता है, और नॉन सिटीजन भी हो सकता है। नॉन सिटीजन मतलब कोई भी आदमी हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। और साथ ही साथ जब ये पर्सन की बात कर रहे हैं
तो पर्सन में कोई ट्रस्ट भी हो सकता है, पर्सन में कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, पर्सन में कोई, ठीक है, तो पर्सन में यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब पर्सन एंटाइटल्ड का मतलब हो गया आपके पास कोई टाइटल होना जरूरी है, मतलब आप उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एंटाइटल, मतलब आप उस प्रॉपर्टी के लिए योग्य होने चाहिए। अब आप मुझसे पूछेंगे सर आप एक तरफ तो बोल रहे थे कि आर्टिकल 64 वाले सूट में, आर्टिकल 64 वाले सूट में, आर्टिकल 64 वाले सूट में तो हमें टाइटल की जरूरत नहीं पड़ती, नॉट बेस्ड ऑन टाइटल, नॉट बेस्ड ऑन टाइटल। लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं सेक्शन 5 में, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन of specific immovable property may recover it in the manner provided by the CPC। मतलब ये तो यहाँ पे एंटाइटलमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट पढ़ने वाले हैं। और जब हम 100 सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो आपको वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं सेक्शन 10 क्या कह रहा है। सेक्शन 10 क्लियरली एक बात करता है, सेक्शन 10 क्लियरली ये कहता है कि अगर जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जिसके मतलब जो प्रॉपर्टी के कब्जे में होगा, हम उसको उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एंटाइटल्ड मानेंगे, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी में है उसके रिगार्डिंग हम, मतलब उसको हम उस प्रॉपर्टी पे एंटाइटल्ड मानेंगे, और जो उसकी पोजेशन क्लेम कर रहा है उसको उस अपनी, मतलब उसको उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अपना टाइटल जो है प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अभी जो है सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट भी देखने वाले हैं, साथ ही साथ इसका जो हमारा बीएसए में जो अब तो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है ना 2023, जो इसका बीएसए में करस्पॉन्डिंग सेक्शन आया होगा उसको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको जरा इरेज कर दूं। तो अब हम जो सूट फाइल करते हैं वो कितने तरीके से करते हैं सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में हम जो सूट फाइल करते हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए, वो हम दो तरह से फाइल करते हैं। वन इज रेड विद आर्टिकल आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एंड द अदर वन इज रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। यहां पर जो है दिस सूट इज बेस्ड ऑन टाइटल, दिस सूट इज बेस्ड ऑन टाइटल, ये सूट जो है टाइटल पे बेस्ड होता है। एंड दिस सूट इज बेस्ड ऑन सेटल्ड पोजीशन, कि मैं उस पर सेटल्ड पोजीशन में था, सेटल्ड पोजीशन, ठीक है फ्रेंड्स। दिस सूट इज बेस्ड ऑन टाइटल एंड दिस सूट इज बेस्ड ऑन सेटल्ड पोजीशन, ठीक है। इसमें जो कॉज ऑफ एक्शन हमारा होगा, इसमें जो कॉज ऑफ एक्शन हमारा होगा वो हमारा होगा टाइटल प्लस डिनायल, टाइटल प्लस डिनायल और डिस्पोजेशन, डिस्पोजेशन मतलब मेरे पास टाइटल था और डिफेंडेंट जिसने मुझे कब्जे से बाहर किया है वो मेरे टाइटल का डिनायल कर रहा है और उसने मुझे डिस्पोजेस करके रखा है। तो यहाँ पर हमारा कॉज ऑफ एक्शन ये होगा, और यहाँ पे हमारा कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, यहाँ पे हमारा कॉज ऑफ एक्शन होगा कि मैं उस प्रॉपर्टी में सेटल्ड पोजीशन में था, तो सेटल्ड पोजीशन प्लस डिस्पोजेशन, और मुझे जो है उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है। तो ये हमारा यहाँ पर टाइटल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा जल्दी, आप साथ साथ करते चलिए, देखिएगा इससे क्लास में जो है ना लेट होती है क्लास। अब देखिएगा मैं आपको एक लीगल मैगजीन लिखवा रहा हूँ,
आप वो लीगल मैगजीन लिख लीजिए जरा। एक लीगल मैगजीन है, लीगल मैगजीन लिख लीजिएगा आप इसको जरा। इन पेरी कॉजा, इन पेरी कॉजा पुटियोर इस्ट कॉन्डिशियो 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 पोसिडेंटिस पोसिडेंटिस इन पेरिकोजा पुटियोर इस्ट कॉन्डिशियो पोसिडेंटिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एवरी मैन कैन कीप what he possess unless unless someone unless someone can unless someone can prove that he has a better title। मतलब जो पर्सन किसी एक प्रॉपर्टी को पजेस करके रखता है तो वो उसको पजेशन में रख सकता है, मतलब उस पे कब्जा अपना रख सकता है। सपोज दैट हरिराम जो है, हरिराम क्या है, हरिराम जो है एक मकान, हरिराम ने क्या किया, हरिराम ने रामू काका को डिस्पजेस कर दिया था। ठीक है, तो अब रामू काका को डिस्पजेस जब किया था तो हरिराम इसकी प्रॉपर्टी की पोजेशन में आ गए थे। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हरिराम तब तक उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में रह सकते हैं जब तक कोई और आके जो है अपना बेटर टाइटल वहां प्रूव ना कर दे। तो बेटर टाइटल हमारा आके किसने प्रूव कर दिया? रामू काका ने। रामू काका ने ही तो प्रूव किया कि मैं भाई इसका ओनर हूं। तो ओनरशिप इज द बेटर टाइटल और पजेसरी टाइटल इज गुड। सो ओनरशिप is good title in comparison to possessory title। बट एक कहावत ये भी है कि possessory title is good enough to maintain the possession of an immovable property। उसके बारे में भी हम आगे आने वाली क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये सब आपने लिख लिया। लिख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और फिर हम सेक्शन 5 की भी तरफ चलेंगे। ठीक है, सो आर यू अंडरस्टैंड गाइस? यहां तक का समझ में आ गया आपको? ये लिख लिया आपने, इन पेरिगोजा पोटियोरिस्ट कॉन्डिशियो पोसिडेंटिस every man can keep what he possess unless someone can prove that he has a better title। लिख लिया ना? ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में ये भी बताया था कि एसआरए नॉट्स प्रोवाइड्स फॉर राइट इन नेम। एसआरए जो है राइट्स इन नेम के लिए नहीं है, रादर इट इज बेस्ड ऑन, रादर एसआरए ओनली प्रोवाइड्स राइट्स इन पर्सोनम, मतलब राइट्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो राइट था रामू काका का, जो राइट था वो किसके अगेंस्ट था? रामू काका का राइट अगेंस्ट था हरिराम के। हरिराम ने ही तो डिस्पोजेस किया था इनको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल राइट ही तो, इंडिविजुअल सिविल राइट ही तो जो है एनफोर्स कराया जा रहा था, उसी के रिगार्डिंग तो रेमेडी दी जा रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा जब भी हम कभी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हमें उस सेक्शन की दो चीजें देखनी होती हैं। दो चीजें अगर आप देख के चलेंगे तो आपको और अच्छी लीगल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फर्स्ट तो पर्पस, उस सेक्शन का पर्पस क्या है। सेकंड, उस सेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से उसका लिंक क्या है। तो अगर आप ये दोनों चीजें देखते चलेंगे ना तो आपको लीगल अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है बहुत अच्छी होती चली जाएगी। अब अगर हम बात करें सेक्शन 5 के बारे में, सेक्शन 5 ऑफ एसआरए के बारे में, तो सेक्शन 5 का पर्पस क्या था? सेक्शन 5 का सिंपल सा पर्पस है टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट रेमेडी, टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट रेमेडी to those
to those who has been dispossessed from their immovable प्रॉपर्टी। मतलब उन लोगों को एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइड करना जिन लोगों को उनके मकान से उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया है। That is the purpose of our section 5 of limitation act। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस की। तो इस सेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस क्या है? इस सेक्शन को, ये जो सेक्शन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे लिंक्ड है? तो देखिएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300A क्या करता है? आर्टिकल 300A हमें एक लीगल राइट प्रोवाइड करता है, राइट टू प्रॉपर्टी। और जब वो राइट टू प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करता है तो उसी में इम्प्लिसिट होता है राइट टू प्रॉपर्टी में ही इम्प्लिसिट होता है राइट टू पजेस प्रॉपर्टी। जब एक प्रॉपर्टी मेरी है तो उसको पजेशन करने का भी तो मेरा है, ठीक है? तो राइट टू पजेस प्रॉपर्टी, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्रीम है, उसको अचीव करने में ये हमारा सेक्शन 5 क्या कर रहा है? एक रोल प्ले कर रहा है। रोल कैसा? एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइड करा के। ये सब बातें आप कहीं नहीं पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वी विल लीव द क्लास हियर इटसेल्फ। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा। सो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अब सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट और इसका जो करस्पॉन्डिंग एक सेक्शन बन चुका है बीएससी में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम सेक्शन 5 को एक बार इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम चले जाएंगे सेक्शन 6 ऑफ एसआरए की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कुछ लीगल मैगजीम जो हैं इसके रिगार्डिंग वो हम आपको डिस्कस कर लेंगे, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही साथ जो केस लॉज इससे रेलेवेंट है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अपनी आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है फ्रेंड्स, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। चलते हैं, बाय बाय।